तो बच्चों आज हम सरफेस टेंशन में नेक्स्ट टॉपिक कैपिलरी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था अगर हम किसी फाइन ट्यूब को, इसे कैपिलरी बोलते हैं, अगर पानी में डिप कर दें तो यहां पर एक गड्ढा बन जाता है, यानी कि कॉनकेव सरफेस। फिलहाल मैं एज्यूम कर रहा हूं ग्लास और वाटर है। बच्चों यहां पर अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जब भी कोई लिक्विड सॉलिड के कांटेक्ट में आता है तो वो लिक्विड सॉलिड को सरफेस, अपने सरफेस के अलोंग पुल करता है, सरफेस के अलोंग पुल करता है। तो ये लिक्विड भी कैपिलरी को नीचे पुल करेगा। ये अगर एंगल थीटा है तो दोनों वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों नहीं है, ये फोर्स पूरे सरकमफेरेंस पर लग रहा है। तो बच्चों लिक्विड कैपिलरी को नीचे पुल करेगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कैपिलरी लिक्विड को ऊपर पुल करेगी। जैसे हम रस्सी पर चढ़ते हैं तो रोप को हम नीचे खींचते हैं, रोप हमें ऊपर खींचता है। तो ये दोनों फोर्स जो हैं, फिर दोनों ये जो फोर्स है इनका रिएक्शन ट्यूब पर होगा और ऊपर होगा। बच्चों लिक्विड के फोर्स लगाने से ट्यूब नीचे क्यों नहीं आई? पकड़ रखा है ना ट्यूब को एक स्टैंड पर, या तो हमने क्लैंप किया हुआ होगा या हमने पकड़ रखा होगा, तो ट्यूब नीचे नहीं आ सकती। जैसे रस्सी को हम नीचे खींचते हैं, रस्सी नीचे क्यों नहीं आती? क्योंकि बंधी हुई होती है, लेकिन पानी नहीं बंधा हुआ। तो ये जो फोर्स है इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर लगेगा और ये पानी को ऊपर खींच लेगा। कितना फोर्स है ये? 2 पाई आर। सरफेस टेंशन का फोर्स होता है T इंटू एल, और यहां पर L 2 पाई आर है। आर कैपिलरी का रेडियस है। तो बच्चों ये फोर्स होगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा। इस फोर्स की वजह से लिक्विड ऊपर चढ़ने लगेगा जब तक ये फोर्स लिक्विड के वेट के इक्वल नहीं हो जाता जो कैपिलरी में ऊपर चढ़ा है। तो मान लेते हैं ये यहां तक चढ़ गया। तो बच्चों अगर ये हाइट h है तो इस कंडीशन में जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा 2 पाई आर टी कॉस थीटा, वो लिक्विड के, इस वाले लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो हम लिख रहे हैं इन इक्विलिब्रियम 2 पाई आर टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg। अगर हमें h की वैल्यू निकालनी ही है तो हम मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखेंगे। जो लिक्विड ऊपर चढ़ा है सिर्फ उसका मास लेना है। वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h होगा, सिलेंडर है, इंटू रो डेंसिटी। काफी कुछ कट गया, पाई कट गया, एक आर कट गया, हमें h निकालना है। ये आएगा 2t कॉस थीटा अपॉन रो आर जी। देखो बेटा अगर हम पानी फिक्स कर दें, लिक्विड फिक्स कर दें तो टेंशन, सरफेस टेंशन, थीटा, डेंसिटी, ये सब तो फिक्स हो गई। नाउ वी कैन से हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इसका मतलब ट्यूब जितनी पतली होगी, कैपिलरी जितनी थिन होगी, आर जितना कम होगा एच उतना ही। इसलिए बच्चों अगर हम एक मोटी थिक कैपिलरी को या टेस्ट ट्यूब को तोड़कर पानी में डालें तो उसमें पानी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसकी एच की वैल्यू इतनी कम होती है कि हमें दिखेगा नहीं। और अगर हम थिन कैपिलरी लें, जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया थर्मोमीटर जो होता है, थर्मोमीटर के अंदर एक बहुत पतली कैपिलरी होती है जिसमें मरकरी ऊपर चढ़ता है, मरकरी। तो अगर हम थर्मोमीटर को ऊपर नीचे से तोड़ लें
फिर उसे पानी में डिप करें तो आपको पानी ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई देगा। क्लियर? और बाकी फिनोमिना, मतलब कैपिलरी एक्शन पर जो डेली में फिनोमिना होते हैं वो डिस्कस किए हैं हमने, कि अगर हम अपनी फिंगर को ऐसे डाल दें, निब इंक को छिड़ककर निब को उससे टच कराएं। भाई बचपन में नहीं करते थे, इंक वाला पेन होता था, तो अगर हम वो पेन चलता नहीं था, ड्राई हो जाती थी निब, तो उसमें या तो इंक में डिप करते थे। तो इंक में डिप करने से क्या होता है, वो निब में आपने देखी एक बहुत पतली कैपिलरी होती थी ऐसे, है ना, तो उस कैपिलरी के थ्रू ऊपर चढ़ जाता था। ये देखो, ये भी तो कैपिलरी है। ये जो इसका टिप है, अब हाथ निकालूंगा नहीं, काले हो जाएंगे हाथ। ये टिप, नीचे एक ट्यूब है, उसमें इंक भरी है, और ये टिप उस ट्यूब के अंदर घुसी हुई है। मैं ऐसे ही लिखता रहता हूं तो भी ये पेन रुकेगा नहीं जब तक इंक खत्म नहीं हो जाती। तो हम जानते हैं ग्रेविटी तो इंक को नीचे ले जाना चाहिए, फिर भी इंक ऊपर आ रही है और बोर्ड पर लिख रही है। क्यों? क्योंकि इस टिप के अंदर बहुत बारीक बारीक कैपिलरी है, उस कैपिलरी के थ्रू ऊपर चढ़ जाता है। बाकी शायद हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हो कि अगर हम कपड़े पर एक छींटा भी डाल दें, ड्रॉप, तो वो फैल जाता है। या मिट्टी के किसी ढेले को, है ना, और मिट्टी को अगर हम पानी से जरा सा भी टच कराते तो वो फैल जाती है। वो फील्ड वाला एग्जांपल कि हम फील्ड में पानी देते हैं ना खेतों में, तो पानी पहले तो नीचे चला जाता है, फिर अगर कैपिलरी हुई, पानी मतलब मिट्टी में तो कैपिलरी होती है, फिर पानी नीचे चला तो जाता है ग्रेविटी से, लेकिन कैपिलरी की वजह से, कैपिलरी एक्शन से ऊपर आ जाता है और फिर वो ऑपरेट हो जाता है। तो फील्ड बहुत ड्राई हो जाएगा जल्दी से, इसलिए खेतों की जुताई कर देते हैं। जुताई समझते हो? हल चलाते हैं ना किसान, पहले वाली मूवी में दिखाते थे। और अर्थवॉर्म केंचुए को इसीलिए तो अपन बोलते हैं कि किसानों का मित्र होता है, फ्रेंड होता है, क्योंकि वो जमीन खोद देता है, कैपिलरी ब्रेक कर देता है। कितना साइंस आता है, सोचो उनको, केंचुए को।
बच्चों अगर मान लीजिए अब कुछ स्पेशल डिस्कशंस, हम इस एक्सपेरिमेंट को ग्रेविटी फ्री स्पेस में करते हैं, फ्री फॉलिंग लिफ्ट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एनी अदर प्लेस जहां ग्रेविटी नहीं हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस 2πRT तो ऊपर लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स तो लगेगा, वो ग्रेविटी पर डिपेंड नहीं करता, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी है और वो ऊपर चढ़ता रहेगा जब तक mg से बैलेंस ना हो। और अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है, mg हमेशा 0 रहेगा। तो बच्चों पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा जब तक कैपिलरी का एंड नहीं आ जाता। जब कैपिलरी का एंड आ जाएगा तो वहां जाकर रुक जाएगा। लेकिन बेटा अपना एनएलएम तो खराब नहीं होना चाहिए, रुक क्यों गया? अभी भी अगर ऊपर 2πRT cos थीटा लग रहा है तो इसे रुकना नहीं चाहिए। तो ऊपर जाकर शेप ऑफ मेनिस्कस चेंज हो जाएगा ताकि पानी इक्विलिब्रियम में रह सके। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी, लेकिन पानी कभी कैपिलरी से बाहर नहीं आएगा। तो अगर हम ग्रेविटी फ्री स्पेस में करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को, तो बच्चों कैपिलरी कितनी भी लंबी क्यों ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक पानी चढ़ेगा और यहां जाकर सरफेस फ्लैट हो जाएगा ऐसे, ताकि थीटा 90 डिग्री हो जाए और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाए। अब बात आती है कि सर अगर ऊपर वाला फोर्स खत्म हो गया तो पानी नीचे आ जाना चाहिए। क्यों भैया, नीचे कौन लाएगा? जब ग्रेविटी नहीं है तो पानी को नीचे लाने वाला कोई नहीं है, इसलिए पानी इस पोजीशन में बना रहेगा। वाटर लिक्विड ना तो नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। अगर हम एक कैपिलरी और ज्वाइन कर देते तो ऊपर और चढ़ने लग जाता। यानी कि इस कंडीशन में हम कैपिलरी को कितना भी लंबा ले लें, क्योंकि फार्मूला तो बता रहा है अगर G 0 होगा तो H इंफिनिटी आएगा, लेकिन इंफिनिटी का मतलब इंफिनिटी नहीं होता। यहां पर है जितनी भी लंबी कैपिलरी हम ले लें, पानी ऊपर चढ़ता रहेगा, चढ़ता रहेगा, और जहां पर कैपिलरी खत्म होगी वहां जाकर वो रुक जाएगा और थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। करेक्ट? तो बच्चों ऊपर जाकर थीटा 90 होगा। अगर आप इस तरह से शॉर्ट में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, समझना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा डिस्कशन इसके बाद, बच्चों मान लीजिए मेरे पास एक बहुत पतली कैपिलरी है और उसे पानी में डुबोने पर 5 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ जाता है। कितना? 5 सेंटीमीटर। मतलब पानी 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ सकता है। लेकिन मैंने क्या किया, पानी के बाहर जो कैपिलरी होती है उसकी लेंथ को 5 सेंटीमीटर छोड़ा ही नहीं, पानी के अंदर ज्यादा डुबो दी। और पानी के बाहर जो कैपिलरी की लेंथ है वो मैंने छोड़ा ही 3 सेंटीमीटर। ये लो 3 सेंटीमीटर। तो क्या होगा? दिस इज कॉल्ड कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इस कंडीशन में सोचो क्या होगा। क्या वो 2 सेंटीमीटर पानी का फव्वारा बनेगा, फाउंटेन? तो वो एनर्जी कंजर्वेशन का वायलेशन है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी यही होगा जो 90 में हुआ था, बस 90 नहीं हो पाएगा। यानी कि पहले 2πRT cos थीटा इतने mg को बैलेंस कर रहा था। अब चूंकि mg तो हम बढ़ा नहीं सकते, वो तो कम रह गया, तो ये कम होने से ये भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब सरफेस टेंशन तो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की, वो डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब थीटा चेंज होगा, क्योंकि यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्स डिसाइड करते हैं ना थीटा को, तो वो कितना स्फीयर बन रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो ऊपर जाकर थीटा थोड़ा सा बढ़ जाएगा। बेटा थीटा बढ़ने से कॉस थीटा, और कॉस थीटा इतना ही कम होगा ताकि वो उतने ही पानी के वेट को बैलेंस करे जितना वो चढ़ सकता है। तो मेरा यही क्वेश्चन मान लो, हम मान लेते हैं पानी के लिए और ग्लास के लिए थीटा 0 डिग्री है नॉर्मल कंडीशन में,
लेकिन और वो 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ सकता है, पानी चढ़ सकता है, लेकिन कैपिलरी की लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर ही है आउटसाइड द वाटर, तो ऊपर जाकर थीटा कितना हो जाएगा ये निकालिए आप। मैंने आपको 3 वैल्यू दी हैं। नॉर्मल कंडीशन में थीटा 0 डिग्री लेना है, और पानी जो कैपिलरी में ऊपर चढ़ सकता है मैक्सिमम वो 5 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर मैं पानी के बाहर कैपिलरी की लेंथ को 3 सेंटीमीटर ही छोड़ूं, तो पानी कैपिलरी के एंड तक तो पहुंच जाएगा, लेकिन वहां जाकर वो थीटा को चेंज कर लेगा। तो नया थीटा कितना होगा ये बताना है आपको। देखिए बेटा, पहले वाले केस में 2 पाई आर टी कॉस 0 डिग्री mg को बैलेंस कर रहा था, और mg कितना लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच। एच कितना था, 5 सेंटीमीटर। तो h को मैंने 5 लिखा, पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर लिखा इंटू रो जी। इक्वेशन नंबर 1। बेटा सेकंड केस में थीटा चेंज हो गया, ये 2 पाई आर टी कॉस थीटा डैश हो गया। अब हमारे पास 3 सेंटीमीटर पानी है, तो हाइट को 3 सेंटीमीटर ही लेना पड़ेगा। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा डैश इज इक्वल टू 5/3 कॉस थीटा डैश 3/5 हो गया 53 डिग्री। तो ऊपर जाकर मेनिस्कस चेंज होगा और एंगल बढ़ जाएगा, और ग्रेविटी 0 होती तो एंगल 90 हो जाता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन और दे रहा हूं। हमारे पास एक कैपिलरी है, उसमें जो पानी ऊपर चढ़ा उसका मास m है। अगर मैं कैपिलरी का रेडियस डबल कर दूं, तो ऊपर चढ़ने वाले पानी का मास कितना हो जाएगा, हाफ, डबल, 1/4, क्वाड्रपल, कितना हो जाएगा ये बताना है। अगर हम कैपिलरी का रेडियस डबल कर दें, तो जो पानी ऊपर चढ़ेगा उस पानी का मास पहले का कितना हो जाएगा, हाफ कैसे होगा। अगर हम इससे देखें तो रेडियस को डबल करने से मास डबल हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बच्चे क्या करते हैं, इससे निकालते हैं, इससे निकालने में वो दूसरी चीज भूल जाते हैं। रेडियस को डबल करने से हाफ हो जाएगा हाइट, लेकिन क्रॉस सेक्शन 4 गुना हो जाएगा, वो भूल गए। आपने हाइट को आधा कर दिया वो सही है, लेकिन हाइट आधा होने से मास आधा नहीं हुआ, क्योंकि ट्यूब का क्रॉस सेक्शन 4 गुना हो गया। तो मास होता है वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल, पाई आर स्क्वायर एच। एच आधा हुआ है, लेकिन आर स्क्वायर 4 गुना हो गया, तो अल्टीमेट मास। और इतना लंबा जाने की जरूरत है जब हमारे पहला ही इक्वेशन बता रहा है। नेक्स्ट डिस्कशन, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इन्हें सबको कवर कर लेते हैं हम। बच्चों अगर मैं कैपिलरी को टेढ़ा कर दूं, कैपिलरी को मान लीजिए कैपिलरी पानी में खड़ी थी पहले, तो इसमें पानी h हाइट तक चढ़ गया, यहां तक,
ये h है। अब मैंने इसे थोड़ा सा टिल्ट कर दिया और मान लो ये एंगल वर्टिकल से थीटा है, अल्फा मान लो, थीटा तो अपना वो वाला थीटा होता है कॉन्टेक्ट एंगल। तो इसमें जो पानी ऊपर चढ़ेगा उस लिक्विड कॉलम की लेंथ कितनी होगी? h और मोर देन h। मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर हम इसको टिल्ट कर दें तो इस कैपिलरी में जो पानी ऊपर चढ़ेगा उस लिक्विड कॉलम की लेंथ पूछिए मैंने कितनी होगी? तो मैं आपको बता दूं बच्चों, अगर हम इसको तिरछा कर दें तो हाइट कभी चेंज नहीं होती वैसे, क्योंकि mg cos अल्फा आएगा, sin अल्फा आएगा, कंपोनेंट cos आएगा, इसमें mg cos अल्फा को बैलेंस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो अगर cos अल्फा लेस देन 1 होता है यानी कि मास पहले से ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा यानी कि लिक्विड कॉलम की लेंथ बढ़ गई। तो बच्चों ये L ज्यादा हो जाएगा। अगर हमें L निकालना है तो कैसे निकालेंगे? ये L ले लो, ये अल्फा हो जाएगा, तो cos अल्फा h बाई L, तो L इज इक्वल टू h बाय cos अल्फा। तो इसमें आपको जो समझना था वो ये था, अगर हम किसी कैपिलरी को थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो हाइट चेंज नहीं होती, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम चेंज होता है। जो अगर पानी की जगह हम इस कैपिलरी को मरकरी में डिप करते हैं तो फार्मूला भी बता रहा है, H होता है 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। मरकरी के लिए थीटा 135 होता है, cos 135 बताएंगे आप कितना होता है? cos 135 माइनस 1/√2 नॉट प्लस। तो बच्चों cos की वैल्यू माइनस आ रही है यानी कि हाइट नेगेटिव आ रही है। तो इस फार्मूले से ही पता लग रहा है कि मर्क्यूरी ग्लास ट्यूब में ऊपर नहीं चढ़ेगा, नीचे उतर जाएगा, डायग्राम बनाने की। और इसको है ना बेटा, फार्मूले से तो ठीक है, वैल्यू निकालने के लिए सही रहता है, केवल इतना समझना है कि मर्क्यूरी नीचे क्यों गया वो तो डायग्राम से ही समझा सकते हैं। तो अगर हम किसी कैपिलरी को मर्क्यूरी में डालें तो मर्क्यूरी का लेवल ऐसा हो जाएगा, मर्क्यूरी ट्यूब को ऊपर खींचेगा तो ट्यूब मर्क्यूरी को नीचे खींचेगा, रिएक्शन फोर्स, उस वजह से मर्क्यूरी नीचे चला जाएगा। और अगर आपको यह निकालना है कितना नीचे जाएगा तो फॉर्मूला सेम यूज कर लीजिए, 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। डेंसिटी भी मर्क्यूरी के लेनी है, ध्यान रखना, क्योंकि डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है मर्क्यूरी की, इसलिए मर्क्यूरी उतना नीचे नहीं जाएगा जितना ज्यादा पानी ऊपर चढ़ जाता है। डेंसिटी का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एक और डिस्कशन पानी के लिए ही, एक बहुत लंबी कैपिलरी है, लेंथ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पानी के अंदर भी बहुत सारी है, पानी के बाहर भी बहुत सारी है। मैंने उसको पानी में डिप किया, मैं फिर बोल रहा हूं लेंथ की प्रॉब्लम नहीं है, 1 मीटर लंबी कैपिलरी है और 50 सेंटीमीटर अंदर और 50 सेंटीमीटर पानी के बाहर। इसको पानी में जब डिप किया तो पानी सिर्फ 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा, करेक्ट? पूरी सिचुएशन सुनना। अब मैंने कैपिलरी के ऊपर वाले एंड को अंगुली फिंगर लगाकर बंद कर दिया और इसे बाहर निकाल लिया, पूरा पानी से बाहर निकाल लिया। अभी नीचे नहीं गिरेगा पानी, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम हो जाता है ना, तो वो पानी को गिरने नहीं देता। फिर मैंने फिंगर हटा ली, हवा में है कैपिलरी, ऊपर से फिंगर हटा ली, पानी नीचे गिरेगा, सारा गिर जाएगा, कैपिलरी में कुछ बचेगा?
नहीं, उंगली तो हटानी पड़ेगी वरना तो सारा रुका हुआ है, फिर क्वेश्चन नहीं बनेगा। किस चीज पर डिपेंड करता है? कैपिलरी। मैंने डाटा दिया तो था 5 सेंटीमीटर पानी चढ़ा था, उससे हम कैपिलरी का रेडियस निकाल सकते हैं। आपको क्या चाहिए बोलो? बताओ क्या चाहिए, मैं दे देता हूं। सरफेस में क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो यहां काम का नहीं है। जबकि पिपेट बहुत मोटा होता है कैपिलरी के कंपैरिजन में। बच्चों, अगर पानी 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ा था तो उसमें उससे जस्ट डबल यानी कि 10 सेंटीमीटर तक पानी उस कैपिलरी में रुक जाएगा, नीचे नहीं गिरेगा, भले ही आपने अंगुली हटा ली हो, और बाकी सारा गिर जाएगा। क्योंकि मैंने कहा ना 50 सेंटीमीटर अंदर था और 5 सेंटीमीटर बाहर था, तो टोटल पानी कितना था? 55 में तो सब गिर जाएगा 45, लेकिन 10 सेंटीमीटर बच जाएगा। ये 10 कैसे आया? इंपॉर्टेंट 10 नहीं है, इंपॉर्टेंट है जितना पानी ऊपर चढ़ता है उसका डबल पानी हमेशा कैपिलरी में रुक जाएगा। रीजन बता रहा हूं। बेटा बातें नहीं, ये कैपिलरी है। जैसे ही आपने उंगली हटाई पानी नीचे गिरने लगा। पानी जब नीचे गिरेगा तो यहां पर सरफेस ऐसा बनेगा, ड्रॉप फॉर्म में नीचे आता है, और ऊपर सरफेस ऐसा बनेगा। तो बच्चों 2 पाई आर टी इधर लगा, थीटा को 0 मान रहा हूं, 2 पाई आर टी इधर लगा। जब हम जानते हैं एक 2 पाई आर टी वाला फोर्स H पानी के वेट को बैलेंस कर सकता है, तो यहां तो फोर्स डबल हो गया। तो ये डबल फोर्स डबल पानी को बैलेंस कर सकता है, नीचे गिरने ही नहीं देगा। तो H का डबल यानी कि 2H। समझ गए? लेकिन कभी कभी वो थोड़ा सा मजाक करता है, यार एक कैपिलरी पानी के अंदर 3 सेंटीमीटर है और पानी के बाहर लंबी है, और 5 सेंटीमीटर पानी ऊपर चढ़ा, तो बाद में कैपिलरी को मैंने बाहर निकाल लिया, तो उस कैपिलरी में कितना पानी बचेगा? पूरा का पूरा बच जाएगा। नीचे बाहर बिल्कुल 5 ऊपर था, 3 नीचे था, 8। तो बच्चों 8 ही है, जबकि होल्ड तो ये ट्यूब 10 सेंटीमीटर कर सकती है, यानी कि अभी भी ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है। फंस गए? अगर 2 पाई आर टी 5 सेंटीमीटर को बैलेंस कर सकता है, तो 4 पाई आर टी 10 सेंटीमीटर को बैलेंस कर सकता है। हमारे पास अभी पानी 8 सेंटीमीटर है, तो पानी ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ये वाला एंगल चेंज होगा पहले। और आपको पता है, अगर किसी भी तरीके से ऐसे वर्टिकल में तो नहीं कर सकते, पर अगर हम ट्यूब को हॉरिजॉन्टल कर दे तो क्या होता है? अगर बिल्कुल इस कैपिलरी को आप हॉरिजॉन्टल कर दीजिए, बहुत पतली कैपिलरी, मोटी कैपिलरी हो ना तो ग्रेविटी का इफेक्ट आ जाता है। अगर इस कैपिलरी को हॉरिजॉन्टल कर दें तो पता है पानी की शेप कैसे बनेगी? जो पानी अटका पड़ा है, यहां ऐसे, यहां पर ऐसे, और यहां पर ऐसे। समझ गए? तो ये वाला पानी ट्यूब को अंदर खींचता है तो ट्यूब इसे इधर खींचेगा, और ये वाला पानी भी ट्यूब को अंदर खींचता है तो ट्यूब पानी को इधर खींचेगा। ये दोनों हॉरिजॉन्टल है, बैलेंस होगा, इसलिए पानी ना इधर मूव करेगा ना इधर। तो अगर बच्चों इसमें पानी 10 सेंटीमीटर से कम है तो पानी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो ये वाला एंगल अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेगा ताकि इन दोनों फोर्सेस का सम 8 सेंटीमीटर पानी के वेट को बैलेंस कर ले। समझ गए? बच्चों जैसे मैंने यहां पर ट्यूब के अंदर अगर मर्क्यूरी होता, इसकी शेप कैसे बनती? अगर ट्यूब में मर्क्यूरी होता, या ऐसे करो, ट्यूब मत लो, 2 ग्लास प्लेट लो, दोनों ग्लास प्लेट के बीच में एक पानी की ड्रॉप फंसा दो, वो ड्रॉप तो इस शेप की बन जाएगी।
करके देख लेना कभी। हालांकि अपने प्लेट लाने की जरूरत नहीं है, अगर आप केयरफुली कर सकते तो अपनी फिंगर के बीच में बना कर देख लेना, पानी की शेप ऐसे हो जाएगी। और अगर ये मर्क्यूरी ड्रॉप होता तो वो ऐसे हो जाता। समझ गए ना? चलो बच्चों, ये डिस्कशन हम यहीं छोड़ते हैं, काफी लंबा चौड़ा डिस्कशन हो गया कैपिलरी में। हालांकि एक और बात है, हमने बच्चों एक जो फार्मूला डिराइव किया है, इसमें एक अप्रोक्सीमेशन हमने लिया है। वो क्या? जैसे मैंने आपसे कहा, जब पानी ऊपर चढ़ जाता है, इसको समझाने के लिए थोड़ी कैपिलरी को मोटा ले रहा हूं। पानी अगर ऊपर चढ़ जाता है, यहां तक पानी चढ़ गया, और अगर मैं इसको हेमी स्फीयर मान लूं, क्योंकि वाटर वाले केस में ये हेमी स्फीयर ही बनेगा, पानी का थीटा 0 होता है ना, 0 का मतलब यहां पर टेंजेंट वर्टिकल होगा, तो ये एग्जैक्टली हेमी स्फीयर बनेगा। बच्चों, हम जो हाइट लेते हैं ना, वो यहां से लेते हैं, तो हमने ये वाला जो पानी है वो छोड़ दिया, ये वाला पानी। अगर मैं इस पानी का वॉल्यूम भी उसमें ऐड कर देता पाई आर स्क्वायर एच, तो हमारे फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आता। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि अगर नॉर्मल क्वेश्चन जब करने होते हैं ना न्यूमेरिकल्स, तो ये ऑर्डिनरी फार्मूला ही काम में लेते हैं। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन में ही फार्मूला पूछ लिया वो वाला, तो फिर आप अटक जाएंगे। तो आप सुन लीजिए, ऊपर कितना फोर्स लगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। मुझे ब्रैकेट में वॉल्यूम लिखना है वो, तो पाई आर स्क्वायर एस तो आ चुका, प्लस ये वाला पानी का वॉल्यूम बता दीजिए आप, यहां से यहां तक। इजी है, इजी है, थोड़ा सोचिए। ये हेमी स्फीयर है, तो ये बाजू वाले पानी का वेट कैसे, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इतने सिलेंडर में से हेमी स्फीयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों, ये वाला जो पानी है इसका वॉल्यूम आएगा, ये सिलेंडर का रेडियस आर होगा, तो पाई आर स्क्वायर एच, और एच बी माइनस पूरे स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो हेमी स्फीयर होगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो 1 माइनस 2/3 1/3 पाई आर क्यूब, तो यहां 1/3 पाई आर क्यूब ऐड हो जाएगा। बच्चों, कैपिलरी का रेडियस इतना कम होता है कि अगर आप इसके सामने ये वैल्यू निकालोगे तो बहुत कम आएगा। इसमें से पाई आर स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आएगा h प्लस r/3। क्या आएगा? तो उससे h की वैल्यू आएगी 2t cos थीटा अपॉन r रो g माइनस r/3। अब बच्चों, h नॉर्मली कितना आता है? 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, जब वास्तव में कैपिलरी लेनी है तो। और कैपिलरी का रेडियस कितना कम होता है? 1 mm, 2 mm। तो बच्चों, ये mm में है और ये सेंटीमीटर में, इसलिए क्वेश्चन करते वक्त, न्यूमेरिकल करते वक्त हम इसे इग्नोर कर देते हैं। लेकिन अगर उसने फार्मूला ही पूछ लिया तो फिर ये वाला डिस्कशन करना पड़ेगा, तो इसे कॉपी कर लो।
चलिए बेटा कैपिलरी को यही छोड़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर बच्चों, एक्सेस प्रेशर से पहले एक छोटा सा डिस्कशन हो रहा है, मुझे याद आ रहा है, इंडिपेंडेंट डिस्कशन है। अच्छा ये बताओ, मच्छर की कितनी टांगे होती हैं? ठीक है, इस पर भी डिपेंड करता है कौन सा मच्छर है। चलो, लेकिन ज्यादातर बच्चे 6 बोलते हैं तो 6 मान लेते हैं। इस पर एक क्वेश्चन बनता है कि मच्छर पानी में बैठ कैसे सकता है, मतलब खड़ा। तो हम ये मान लेते हैं कि मच्छर की जो टांग है नीचे से वो हेमी स्फेरिकल शेप है। भाई जैसे अपनी फिंगर है तो यहां से हम इसको हेमी स्फेरिकल मान सकते हैं। तो दरअसल मैं एक डिस्कशन करना जा रहा हूं जहां पर एक प्रैक्टिकल भी आप कर सकते हैं। हम पानी में सुई निडल को फ्लोट करा सकते हैं अगर हम, इफ वी डू वेरी केयरफुली। एक निडल को एक पेपर पर रखकर जो जल्दी से पानी को सोख ले और पानी पर रख दीजिए, पेपर तो गीला होकर नीचे चला जाएगा। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ तो निडल फ्लोट कर सकती है। एक्चुअली उस केस में क्या होता है, जैसे मैं आपको निडल का क्रॉस सेक्शन दिखा रहा हूं, छोटा सा डिस्कशन है। ये निडल है, जब ये पानी में, जब हम इसे पानी में रखेंगे तो एक गड्ढा बना लेगी पानी में, और पानी का सरफेस कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब हम जानते हैं कि लिक्विड जो है वो सॉलिड को ऐसे पुल करता है अलोंग द सरफेस। तो ये जो फोर्स आया इधर दोनों तरफ, ये कितना हुआ? TL। यहां पर 2πr नहीं है, ये फोर्स ऐसे लेंथ के अलोंग लग रहा है। तो TL इधर आया और TL इधर, इन दोनों फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट सुई के निडल के वेट को बैलेंस कर देता है। हालांकि निडल का वेट थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। और अगर सुई जरा सी हिल गई, पानी में चली गई, तो फिर वो अंदर ही है सीधी। तो यहां पर मच्छर वाली प्रॉब्लम भी ऐसी ही बनती है। मच्छर की टांग हेमी स्फेरिकल है, और अगर मच्छर की टांग का रेडियस R मान ले, बहुत कम होगा लेकिन होगा तो सही यार, अगर उसकी टांग का रेडियस R मान ले तो 2πRT फोर्स ऊपर लगेगा, क्योंकि गड्ढा बना लेगा ना वो, तो 2πRT ऊपर लगेगा, और 6 टांगों पर 6 इंटू 2πRT 12πRT इज इक्वल टू mg। अब मच्छर का वेट बहुत कम होता है, इसलिए वो इजीली वह खड़ा हो सकता है। मतलब खड़ा मान ले, बैठ कैसे, पता नहीं मच्छर बैठता कैसे, ये नहीं पता मुझे। चलो बेटा, इसको आप बनाना चाहे तो बना लो, वरना समझने की चीज है। लिखो एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, हाँ, फ्लोटिंग ऑफ निडल का डायग्राम है, अगर आप बनाना चाहें तो। जो एक सोप बबल है, सोप बबल है, बना हुआ है। हमने डिस्कस किया चैप्टर के बिगिनिंग में, सोप बबल में जो लिक्विड होता है वो इसे स्क्वीज करने की कोशिश करता है, उसे सिंक करने की कोशिश करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। लिक्विड अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करता है। तो मुझे बताइए, ये बबल श्रिंक हो क्यों नहीं रहा? अरे अगर लिक्विड अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करता है तो कर लेना कम, मना कौन कर रहा है? ये बबल श्रिंक क्यों नहीं हो रहा? काफी देर तक स्टेबल रहता है, जब तक कि वो फूट नहीं जाता। श्रिंक नहीं होगा, फूट जाएगा। इससे पता लगता है कि बबल के अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा है, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो फोर्स बाहर लग रहा है वो उस सरफेस टेंशन वाले फोर्स को बैलेंस किए हुए है। तो बच्चों, ये इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, दिस इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर। बबल में एक्सेस प्रेशर 40/R होता है। 4T, T फॉर टेंशन, सरफेस टेंशन, डिवाइडेड बाय R, R रेडियस ऑफ बबल। लेकिन अगर ये लिक्विड ड्रॉप है तो ये 2T/R होगा,
तो हम स्टार्ट करेंगे लिक्विड ड्रॉप से। लिखो एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। बच्चों दो तरह से इसका डेरिवेशन कर सकते हैं हम, और करना जरूरी है, चीजें समझ में आती है। हम एक लिक्विड ड्रॉप को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये कोई लिक्विड ड्रॉप है, हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर में जो ये सर्कल बनेगा 2πr, इसका सरकमफेरेंस होगा। इधर वाला आधा ड्रॉप इधर वाले आधे ड्रॉप को अपनी ओर खींचेगा ड्यू टू फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। तो अगर हम इधर वाले का एपीडी बनाएं तो इस हेमिस्फीयर को ये हेमिस्फीयर अपनी ओर खींचेगा। ये फोर्स कितना होगा? 2πrt। और बच्चों एक्सेस प्रेशर की वजह से जो इस पर इधर फोर्स लगेगा वो होगा एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। और बच्चों ये एरिया प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, क्योंकि हम पहले बहुत सारे चैप्टर्स में ये देख चुके, जब फोर्स रेडियल होता है तो इंटीग्रेट करने पर जो रिजल्ट आता है वो प्रोजेक्टेड एरिया आता है। तो बच्चों इक्विलिब्रियम में 2πrt इक्वल होगा P एक्सेस इंटू प्रोजेक्टेड एरिया πr²। बेटा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया πr² होगा, और इसे सॉल्व करने पर एक्सेस प्रेशर आ गया 2T/r। इसका मतलब लिक्विड ड्रॉप के अंदर प्रेशर बाहर के प्रेशर से 2T/r ज्यादा होता है। और बेटा ये वैल्यू बहुत कम होती है, क्योंकि हम जानते हैं पानी का जो सरफेस टेंशन है वो मिली न्यूटन पर मीटर के आसपास कहीं होता है, और लेकिन R भी कम ही होता है। छोटी ड्रॉप की बात करें तो अल्टीमेटली ये एक्सेस प्रेशर वही 1 पास्कल 2 पास्कल इस ऑर्डर का ही आएगा। अब हम जानते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 लाख पास्कल, 1 लाख पास्कल होता है, उसके सामने ये बहुत कम है, लेकिन है सरफेस टेंशन की वजह से इतना तो आएगा ही। कॉपी करो इसे। इसे एक दूसरे तरह से भी डिराइव कर सकते हैं एनर्जी के बेसिस पर। थोड़ा सुन लो बेटा, बहुत ज्यादा डेप्थ में और डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मान लो एक्सेस प्रेशर, मान लो ड्यू टू एक्सेस प्रेशर इसका रेडियस हल्का सा इंक्रीज हो रहा है dr, तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर कितना होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और ये होगा 4πr²। अब आप कहेंगे सर वहां तो πr², इसीलिए थोड़ा डरता हूं मैं कई बार कि मैं दोनों चीजें एक साथ बताऊं नहीं बताऊं, क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट रेडियल डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी हम रेडियल डायरेक्शन में लेंगे, तो हम पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों P एक्सेस इंटू 4πr², फोर्स बन गया इंटू dr। ये जो एक्सेस प्रेशर का वर्क डन होगा वो T इंटू डेल्टा ए के बराबर होगा, सरफेस एनर्जी में चेंज। T इंटू डेल्टा ए, डेल्टा ए कितना है? 4πr²। ये निकालना पड़ेगा कैसे? फाइनल 4πr प्लस dr का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4πr²। भाई बाद में r प्लस dr हो गया ना रेडियस, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो बच्चों। इसको एक्सपेंड करोगे 4πr² कर जाएगा, और dr का होल स्क्वायर वाला स्टेप अब इग्नोर कर ले। होल स्क्वायर का स्टेप इग्नोर करेंगे, r² का कर जाएगा, कितना आएगा? 8 हो जाएगा ना, 8πr dr। बच्चों कटा, देखना 2T/r आ रहा है क्या? आना चाहिए इसका, वरना कुछ गलती कर दी होगी हमने।
भाई आई कट गया, 4 कट गया, 2 बचा, आर स्क्वायर से आर कट गया, डी आर भी कट गया, आ रहा है। तो वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन सरफेस एनर्जी, इससे भी आ रहा है। इतना ज्यादा वो नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है, एक हिंट चाहिए होता है, ऊपर वाला ठीक है। अब हम आगे चलते हैं बच्चों। अगर लिक्विड ड्रॉप की जगह सोप बबल होता, इसके बाद लिखो एक्सेस प्रेशर इन सोप बबल। तो सोप बबल में क्या लफड़ा है, 2 सरफेस होते हैं, ओ भैया, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, और एक और हम चेंज मतलब स्पेशल डिस्कशन कर लेते हैं। हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं सोप बबल का 2 सरफेस है ना, दोनों का रेडियस भी 1 मिनट के लिए, थोड़ी देर के लिए हम अलग अलग मान लेते हैं। आल्दो यार इसकी वॉल थिकनेस बहुत कम होती है, तो R1 और R2 इक्वल ही आएगा, पर अभी अलग अलग मानेंगे। तो बच्चों एक्सेस प्रेशर कितना आएगा, 2T/R1 प्लस 2T/R2। पता है, इसको ऐसे समझो, यहां से यहां जाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, 2T/R2 बढ़ेगा, फिर यहां से यहां जाएंगे तो 2T/R1 और बढ़ेगा, तो टोटल एक्सेस प्रेशर हो गया इतना। लेकिन नॉर्मल केसेस में R1 और R2 लगभग बराबर होते हैं, इसलिए हम एक्सेस प्रेशर क्या लेंगे, 40/R। तो जब तक वो पंगा ना ले, वो आपको R1 और R2 डिफरेंट ना दें, तब तक आप 40/R ही यूज करेंगे, ध्यान रखना। एक लास्ट और, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल, एक्सेस प्रेशर इनसाइड एयर बबल। ये एयर बबल कहां होता है, पानी के अंदर। तो पानी के अंदर जब हम ब्लो करते हैं एयर को, एक बबल बन जाता है, तो ये एयर बबल मान लेते हैं पानी के अंदर। तो बच्चों एयर बबल में एक फ्री सरफेस है या 2, एक, बाहर तो पानी है, केवल अंदर वाला फ्री सरफेस है। तो इसके लिए एक्सेस प्रेशर 2T/R ही आएगा। फटाफट लो, एयर बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर 2T/R आएगा। इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, या तो डायरेक्टली पूछेगा इनको फार्मूलों को, यह कहेगा एक एयर बबल है, वो पानी के अंदर है 1 मीटर डेप्थ पर, तो उसके अंदर का टोटल प्रेशर बताओ। सारा डाटा देगा, पानी की डेंसिटी, सरफेस टेंशन, हाइट ऑलरेडी दे दी। 0 कहां से हो गया यार, कुछ भी बोल देते हो। हाँ, ये वाटर सरफेस है और एयर बबल 1 मीटर नीचे है।
तो टोटल प्रेशर पूछा है, एक्सेस नहीं। तो यहां से चलना शुरू करो, यहां पी नॉट है, नीचे आने पर रो जी एच बढ़ेगा, तो बाहर का प्रेशर रो जी एच हुआ है, और अंदर बाहर वाले से 2T/R ज्यादा होता है। तो टोटल इनसाइड प्रेशर जो होगा बबल के अंदर वो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस 2T/R। मैं न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहा, उसमें टाइम लग जाएगा, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट बताना है। बच्चों अब एक सॉलिड स्फीयर लेते हैं, होलो स्फीयर लेते हैं, रिजिड मटेरियल का होलो स्फीयर है अपने पास, वो प्लास्टिक की बॉल आती है खेलने वाली, उस तरह का रिजिड, उसमें एक बहुत बारीक पिन होल कर दिया और उसे पानी के अंदर डिप कर दिया। बच्चों पानी उस स्फीयर के अंदर एंटर नहीं करेगा। होता क्या है, जब पानी उसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, जैसे मान लीजिए स्फीयर है और यहां पर होल बना है, तो पानी जब अंदर एंटर करने की कोशिश करता है तो यहां एक ड्रॉप टाइप बन जाती है, और ये ड्रॉप अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करती है, और पानी को अगर अंदर जाना है तो इस ड्रॉप को ब्रेक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब ड्रॉप को बड़ा करना पड़ेगा। एक फीलिंग की वजह से बता रहा हूं कि पानी अंदर जाना है, अंदर एयर है, पानी अगर अंदर जाना चाहता है तो इस ड्रॉप को बड़ा करेगा और ड्रॉप खुद छोटा होने की कोशिश करेगा, यानी कि ड्रॉप अपोज करेगा। और कब तक? जब तक एक्सेस 2T/R ये वाला, मान लीजिए पानी का सरफेस है, तो ये होल पानी के सरफेस से जब इतना नीचे नहीं चला जाएगा ताकि बाहर का प्रेशर, यहां का प्रेशर 2T/R से ज्यादा नहीं हो जाए, तब तक पानी अंदर एंटर नहीं करेगा। ये ड्रॉप ब्रेक कब होगी आप सोचो, समझ गए? तो बच्चा जब रो जी एच 2T/R के इक्वल हो जाएगा तो पानी स्फीयर के अंदर एंटर करना शुरू कर देगा स्टार्ट, और एक बार एंटर किया फिर तो पूरा ही भरेगा ये। समझ गए? अब बच्चों ये वैल्यू बहुत कम होती है एच की, क्योंकि आप खुद देखिए ये दोनों मिलकर 10⁴ हो रहा है, हम इन दोनों को आपस में लगभग कैंसिल मान लें तो इसका मतलब एच सेंटीमीटर से या उससे भी कम आता है। इसलिए ऐसा नहीं कि 1 मीटर 2 मीटर या 10 मीटर नीचे ले जाना पड़ेगा। हां, छेद जितना छोटा होगा एच उतना ही ज्यादा होगा, वो इससे दिख रहा है। तो ये डिस्कशन क्या था, मैं एक बार कंक्लूड कर दूं। अगर हम एक स्फीयर के अंदर पिन होल करके उसे पानी में ले जाएं तो पानी उस होल के अंदर एंटर जब तक नहीं करेगा जब तक स्फीयर की हाइट, डेप्थ उस होल की रो जी एच 2T/R के इक्वल नहीं हो जाती, उसके बाद एंटर करना शुरू कर देगा। और बच्चों बिल्कुल इसी डिस्कशन से मिलता जुलता ये वाला है। देखो इधर देखो, ये हमने एक डिब्बा लिया, हिंदी में डिब्बा बोलते हैं, इंग्लिश में कंटेनर। इसमें पानी भर दो थोड़ा सा, नीचे पिन होल कर दो, बहुत बारीक होल, पानी बाहर नहीं आएगा जब तक आप जो ऊपर पानी भर रहे हैं इसमें, जब तक वो एक पर्टिकुलर हाइट तक नहीं पहुंच जाता। हालांकि फिर वही वाली है, एच बहुत कम होता है इसलिए अपना पानी तो निकल ही जाता है और होल बड़ा होता है अपना। तो अगर होल बहुत छोटा है तो होल से पानी जब तक बाहर नहीं आएगा जब तक ये रो जी एच
2T के बराबर, 2T/r के बराबर नहीं हो जाता। अच्छा, सेम लॉजिक है, जब यहां से ड्रॉप बनना शुरू होगी तो वो ड्रॉप जब तक ब्रेक नहीं होगी जब तक अंदर का प्रेशर उसके एक्सेस प्रेशर के बराबर नहीं हो जाता। अब कहानी वही है, एच की वैल्यू यहां भी वही आएगी, सेंटीमीटर से भी कम। तो 1 सेंटीमीटर से भी कम पानी भरोगे तो निकलना शुरू कर देता है। तो ये दोनों डिस्कशन ऑलमोस्ट सेम है। बच्चों, इन दोनों फार्मूलों में जो आर है ये होल का रेडियस है, इसमें स्फेयर का और उसमें डब्बे का रेडियस नहीं है। बेटा ये तो मैंने डिस्कशन किया, उसी से समझ में आ जाना चाहिए था। एक्सेस प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो एक्सेस प्रेशर में तो ड्रॉप का रेडियस आएगा ना, रेडियस ऑफ ड्रॉप, और रेडियस ऑफ ड्रॉप रेडियस ऑफ होल के बराबर होगा, डब्बे के रेडियस के बराबर नहीं। एक बहुत प्यारा क्वेश्चन अभी कुछ साल पहले आईआईटी में आया था, थ्योरेटिकल है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है, इसलिए डरने की बात नहीं है। बच्चों, एक ट्यूब के दोनों एंड्स पर 2 सोप बबल बने हुए हैं, एक छोटा एक बड़ा, बीच में वॉल्व है। वॉल्व अभी बंद है तो एयर फ्लो नहीं कर सकती, लेकिन जब मैं वॉल्व को ओपन करूंगा तो एयर फ्लो करेगी और बबल्स का साइज चेंज होगा। मैं इनको छोटे और बड़े की जगह ए और बी लिख देता हूं, बोलने में आसानी रहेगी। तो एयर कहां से कहां फ्लो करेगी, ए से बी तक, ए से बी में या बी से ए में। तो बच्चों, पहली थ्योरी कि हमें लगता है कि हमेशा बड़े बबल से छोटे बबल की ओर आएगा एयर, तो वो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि छोटे बबल में प्रेशर ज्यादा होता है, 40/r, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें प्रेशर ज्यादा होगा और उसमें, तो छोटे से हवा निकलकर बड़े में जाएगी तो छोटा और छोटा होगा, बड़ा और बड़ा। तो बच्चों, क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। अभी तक जो क्वेश्चन था वो तो बहुत इजी था, वहां नहीं, क्वेश्चन यहीं से शुरू होता है। अगर छोटे से बड़े में एयर जा रही है, छोटा और छोटा हो रहा है, तो उसका प्रेशर और बढ़ रहा है, जबकि एयर निकलने से तो प्रेशर रिलीज होना चाहिए ना। और अगर इसके अंदर प्रेशर और बढ़ रहा है तो इसका मतलब एयर और तेजी से उसमें जाएगी, इसका प्रेशर और बढ़ेगा। कब तक?
देखते हो आप में से बेस्ट आंसर करेक्ट छोड़िए, अभी तो बेस्ट आंसर कौन देता है वो देखते हैं। बच्चों एयर छोटे बबल से बड़े बबल में जाएगी और ये तब तक फ्लो बना रहेगा जब तक, अब मैं जो स्टेटमेंट बोलूंगा वो डाइजेस्ट नहीं होगा जब तक दोनों का रेडियस बराबर नहीं हो जाता, क्योंकि रेडियस बराबर होने पर ही प्रेशर बराबर होगा और प्रेशर बराबर होगा तो एयर फ्लो रुकेगा। छोटा बबल छोटा हो रहा है, बड़ा बबल बड़ा हो रहा है, तब भी एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब छोटे बबल का रेडियस बड़े बबल के बराबर होगा। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, एक मिनट बच्चों। ये दो है स्फीयर हैं, ये दो स्फीयर हैं, ये दो बबल हैं, इन दोनों का रेडियस बराबर है ना, मतलब नापो मत, मैं कह रहा हूं देखकर, हाँ एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं, बराबर है ना। लेकिन अगर मैं इस बबल का आपको इतना सा पार्ट दिखाऊं और उसको पूरा दिखाऊं, इसका इतना सा पार्ट हटा दूं जितना उसका दिखाया है, तो क्या आप बोलते कि इसका रेडियस और इसका रेडियस बराबर होगा? नहीं, है ना। अब आप सोचो अगर मैं इस बबल को यहां चिपका दूं इतना सा, तो आप कहोगे ये तो बहुत छोटा है, जबकि एक्चुअल में ये छोटा नहीं बड़ा है, इसका रेडियस उसके बराबर है। अब पूरी स्टोरी ढंग से सुनाता हूं क्या लफड़ा है। ये ज्योमेट्री है बेटा, ये बबल छोटा हो रहा है ना, तो इसका रेडियस अभी कम हो रहा है। बीच में एक सिचुएशन आएगी, मैं इसको जूम करके दिखा रहा हूं, इसको उसकी जरूरत नहीं है, मतलब जूम का मतलब ये ट्यूब है, समझ में नहीं आएगा वरना बेटा माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो ऐसा ही दिखेगा ना। तो जब तक ये मोर देन हेमीस्फेयर था ये बबल और छोटा हो रहा था, तो इसका रेडियस कम हो रहा था। बीच में एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये पूरा हेमीस्फेयर बन जाएगा। ये बबल क्या बन जाएगा बेटा? हेमीस्फेरिकल। छोटा हो रहा है, बबल छोटा ही हो रहा है, हवा इसमें से निकल रही है, इसका रेडियस भी कम हो रहा है। हेमीस्फेरिकल शेप में पहुंचने पर इसका रेडियस मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम। इसके बाद जब ये और छोटा होगा, अब देखिए यहां से कहानी बदलना शुरू हो गई। अब इसका रेडियस, बबल छोटा हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, लेकिन रेडियस बढ़ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अब इसका सेंटर यहां नहीं है, इसका सेंटर कहीं होगा और ये बबल बड़ा बन रहा है। तो पहले इसका रेडियस रिड्यूस होगा टिल हेमीस्फेयर, उसके बाद ये और होगा, देखने में तो छोटा होगा, लेकिन हेमीस्फेरिकल बबल से जब छोटा बबल होता है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा होता जाता है, और एक सिचुएशन, और ये वास्तव में बड़ा हो रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी, ये बबल देखने में छोटा लगेगा पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके रेडियस के बराबर हो जाएगा, दोनों में प्रेशर सेम हो जाएगा और एयर फ्लो रुक जाएगा। ये था आईआईटी का क्वेश्चन। वो लोग कैलकुलेशन नहीं करवाते, सिर्फ दिमाग चलवाते हैं। है तो चला लो।
होता सब में है, चलाते नहीं है हम। बच्चों, सरफेस टेंशन थोड़ा बहुत और बचा है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे भी कंप्लीट करेंगे और विस्कोसिटी भी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है ना।